हम हेलो स्टूडेंट्स, अब शुरू कर रहे हैं। हम कोई फ्रिक्शन निकालते हैं। टॉपिक लिखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिससे मान लो कोई एक बॉडी रखी है, शेयर ऑफ सरफेस एम नॉट की। तो आपने पढ़ा है mg अगर नॉर्मल एंड अगर इस बॉडी पर एक फोर्स लगाकर एफ ऐसे खींचा जाए, असल से ये फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है, तो क्या इधर कोई फ्रिक्शन है? नहीं, केवल दो फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है उसके वेट को, एंड जितना उसका वेट है, वेट ऑफ द बॉडी जस्ट इक्वल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, जैसे ही मान लो हम यहां पर अच्छा तो फोर्स नहीं लगाए हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं है एक्सटर्नल, तो इस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अगर हम ऐसे ग्राफ खींचे, इधर अप्लाइड फोर्स, इधर फ्रिक्शनल फोर्स, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ यहां से F0 तो फ्रिक्शनल 0। जैसे ही हम F को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाया F, तो थोड़ा सा इधर फ्रिक्शन बढ़ा, थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ा, और फोर्स लगाया तो और फ्रिक्शन बढ़ा, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है। इसका मतलब हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन बॉडी चल नहीं रही है। धीरे धीरे किसी बॉडी को फर्श में रखिए, 10 किलो की बॉडी, एक स्ट्रिंग से बात करके उसको खींचो धीरे धीरे, और धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाओ। पहले नहीं चली, और खींचा, नहीं चली, नहीं चली, एनी फोर्स आप अप्लाई बढ़ा रहे हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रही है। अप्लाइड फोर्स के बराबर क्या लगा रही है? फ्रिक्शन। लेकिन कब तक? मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। 2 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। 3 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। मान लो इसका एफएस मैक्स डाटा के अनुसार मान लो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। 7 न्यूटन लगाया, नहीं चली। 8 न्यूटन लगाया, नहीं चली। 9 न्यूटन लगाया, नहीं चली। 9.99 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं चली। लेकिन कब तक? जब आप उसको खींच ही रहे हो, जैसे ही आप 10 न्यूटन लगाओगे, ये बॉडी जस्ट टू रिस्टार्ट मोशन, जस्ट टू द पॉइंट ऑफ मोशन। जिस समय अप्लाइड फोर्स, जिस समय उस पोजीशन पर आ जाता है कि बॉडी अब चलने वाली है, उस समय ये फ्रिक्शन बढ़ करके मैक्सिमम हो जाता है, जिसे कहा जाता है एफएस मैक्स। स्टैटिकल फ्रिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी जस्ट टू द पॉइंट ऑफ मोशन है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाता है उसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जैसे जैसे जिस रेशियो में आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, उसी रेशियो में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और ऐसी स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। और जब जब बॉडी चलने वाली होती है, जस्ट द पॉइंट ऑफ मोशन, फ्रिक्शन स्टैटिकल बढ़ करके मैक्सिमम हो जाता है, और जब बॉडी मूव करती है तो स्लाइडली घट करके फिर कांस्टेंट हो जाता है। अब चाहे जितना फोर्स लगाते रहो, बॉडी जब चल रही है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, अब फ्रिक्शन उसके आगे नहीं बढ़ता।
यानी यहां तक जो पोजीशन है, यहां तक, ये आपका कहलाएगा स्टैटिकल फ्रिक्शन रीजन। स्टैटिकल रीजन, स्टैटिकल रीजन, ये बॉडी मूव नहीं करती, फ्रिक्शन बढ़। ये आपका है लिमिटिंग स्टैटिकल फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिकल फ्रिक्शन। और फिर बॉडी जब मूव करने लगती है तो यह आपका कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। ओके, इसका मतलब जब बॉडी मूव करने वाली होगी उस समय फ्रिक्शन बढ़ करके मैक्सिमम हो जाता है और उसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब देखो यहां पे दो कांटेक्ट फोर्स है, जैसा कि आपको पहले से पता है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एफएस मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाइए तो ये मान लो ये एस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, यानी नॉर्मल और मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट क्या है, एस। ये रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब in case of limiting friction, in case of limiting friction, angle between normal and net contact force, net contact force is called angle of friction. In case of limiting friction, angle between normal and net contact force means resultant of Fs and normal is called angle of friction. इनके बाद Fs है तो ये भी Fs है, इस पहले होगा बनाएंगे An है एफएस है, एफएस है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखो तो tan लेम्डा है, tan लेम्डा परपेंडिकुलर बाय बेस एफएस बाय एल, या tan लेम्डा इक्वल्स एफएस होता है म्यू एस एल, म्यू एन एस एल, एल कैंसिल हो जाएगा तो tan lambda इक्वल्स म्यू एस, सो lambda इक्वल्स tan इनवर्स म्यू एस। इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे भी कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एस इक्वल्स tan लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स tan इनवर्स म्यू, यानी म्यू एस मालूम हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मालूम हो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको नोट करें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर आते हैं इसके फ्रिक्शन को वास्तव में कहा जाता है boon as well as events. Friction is the boon. Friction is boon as well as events. फ्रिक्शन एक वरदान भी है, एक अभिशाप भी है।
क्यों? यानी फ्रिक्शन के मेरिट्स भी है, उसके डीमेरिट्स भी है। मेरिट्स कहां है? मेरिट्स कहां है? जैसे मान लो हम साइकिल की बात करें तो साइकिल में कहीं ना कहीं मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। जैसे अगर टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन ना होता तो साइकिल मूव नहीं कर सकती। फ्रिक्शन रोकता है इसलिए आगे बढ़ जाता है। फ्रिक्शन टायर और सड़क रोड के बीच स्लिप होने से, मानी फ्रिक्शन लगता है मतलब स्लिप ना हो, उसी की वजह से हम पहिया आगे मूव करती है। एक तो रीजन ये है। अच्छा, यहां ये फ्रिक्शन हमारे लिए बूंद है, वरदान है, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। कोई भी बॉडी दुनिया में अगर मूव कर रही है, चल रही है, तो फ्रिक्शन से ही चल रही है। फ्रिक्शन आएगा तब वो मूव करेगी। दूसरी चीज, उसी पहिए में जहां उसका एक्सेल होता है, जहां छर्रे लगते हैं, बेयरिंग, वहां पर अगर फ्रिक्शन बढ़ जाए तो आपको कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। भाई छर्रे टूट जाए, ग्रिस सूख जाए बेयरिंग की, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो मशीनें किसी पार्ट को चलाती है, अगर उस मशीन को रोटेट करने में या चलने में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो उस मशीन को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। कह सकते हैं कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा वहां पर खर्च होती है, ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। एक बहुत अमाउंट की एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन लॉस होती रहती है। तो यहां पर ही वो नुकसानदायक है। मतलब साइकिल में ही टायर और सड़क के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए लाभदायक है, जबकि हमारे धुर जो होता है, एक्सल और के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, वो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। जैसे चलना शुरू करेंगे फिसल जाएंगे इधर उधर। एकदम कुछ चिकना फर्श हो मार्बल का, उसमें ला करके मोबाइल डाल दो और चलो। फ्रिक्शन का मतलब कम हो गया, बहुत कम हो गया। आप चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ये हमारे लिए लाभदायक है फ्रिक्शन होना। फ्रिक्शन अगर ना हो तो क्या किसी दीवार में आप कीली ठोक सकते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन ही रुकता है उसमें। फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप किसी वॉल में स्टेयर सीढ़ी लगा सकते हैं? नीचे फ्रिक्शन रोकता है, दीवार फ्रिक्शन रोकती है, तब नहीं सरकता, नहीं तो सरक जाएगी ऐसे। ये लाभदायक है। यहां पर हमको ये फायदे हैं फ्रिक्शन के। और क्या फायदे हैं? और क्या फायदे हैं? जितने भी मशीनें अपने एनर्जी को या पावर को दूसरे मशीन पर ट्रांसफर करती है, इस हमारे आटा चक्की चल रही है, एक मोटर है, तो मोटर तो चल रहा है लेकिन उसका पावर जाना चाहिए चक्की पे, एनर्जी। पुली लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, तो उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मोटर उसको भी चलाता है। अगर पुली और बेल्ट के बीच फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? पुली के ऊपर बेल्ट सरकता जाएगा, फ्रिक्शन रहेगा नहीं तो ये तो मोटर चलेगा लेकिन मशीन आटा चक्की नहीं चलेगी। इसका मतलब यहां फ्रिक्शन क्या है? लाभदायक है। यानी फ्रिक्शन के बारे में कहा जाता है कि लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। दूसरी चीज, इसके नुकसान, इसको कैसे कम करें, रिड्यूस कैसे करें फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका है टू यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का यूज कर दें जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मोबाइल ग्रीस वगैरह ये सब डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। यूजिंग बॉल बेयरिंग, बेयरिंग जिसको कहते हैं, बेयरिंग ने बियरिंग, यूजिंग बियरिंग, बेयरिंग लगा दें। जहां चीज रोटेट कर रही है वहां पर बेयरिंग लगा दें। छर्रा रहेगा, ग्रीस रहेगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, आसानी से चलेगा। ऐसे फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग पॉलिशिंग, पॉलिश द्वारा पॉलिश कर दे। जहां जिस सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा हो वहां पॉलिश कर दो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि कंप्रेशन, डिप्रेशन, रफनेस और क्या कहते हैं ये स्मूथनेस बढ़ जाएगा, रफनेस कम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। यूज प्रॉपर मटेरियल, बाय यूजिंग प्रॉपर मटेरियल, ऐसे मटेरियल का यूज करें जिसमें पहले से फ्रिक्शन कम हो। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी
जिसकी वजह से हम जिस मेथड को अडॉप्ट करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, बस आज इतना ही। इस फ्रिक्शन का यूज आगे जब पढ़ेंगे वर्क ऑन एनर्जी, इसलिए हमने इसको आपके बीच में इतना बहुत शार्ट में आपके सिलेबस में है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये 2-3 टॉपिक है। 2 पन्ने में एनसीईआरटी में 2 पेज या 2 पन्ने में दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमने थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ा दिया था, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।